आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के नियम के बारे में, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में किरचॉफ लॉ बोलते हैं। क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 3 है विद्युत धारा, इस चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि किरचॉफ के नियम को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किरचॉफ के नियम में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं बचेगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सभी चीजें आपको अच्छे समझ में आने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं किरचॉफ के नियम के बारे में। तो देखिए दोस्तों, किरचॉफ का जो नियम है ये दो नियम का पालन करता है, ठीक है। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है और किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, एक धारा पर और एक विभव पर। तो इनका प्रथम नियम धारा पर था, तो इसी धारा नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम कहें या धारा का नियम कहें, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में केसीएल बोलते हैं, ठीक है। किरचॉफ करेंट और लॉ, ठीक है। केसीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ करेंट लॉ, तो इसे केसीएल भी बोलते हैं। तो धारा नियम क्या है इसको देखते हैं। देखिए धारा नियम के अनुसार जो किरचॉफ ने पहला नियम दिया, इसके अनुसार क्या था कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। जैसे देखिए कि इसमें का जो हमने फिगर में बनाया ये हमारा संधि है, क्योंकि यहीं पे धाराएं आ रही हैं और यहीं पे धाराएं जा रही हैं, ठीक है। यहीं से तो जहां से धाराओं का आगमन या जाना होता है वही हमारा जो होता है संधि कहलाता है। तो इस संधि पर जो धाराएं निकलती हैं या आती जाती हैं, इन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है। ये कहा था किरचॉफ ने पहले नियम के अनुसार, ठीक है। तो इनके नियम के अनुसार हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट है इनका, तो इसे हम दर्शा सकते हैं सिग्मा से। सिग्मा क्या करता है, योग बताता है, ठीक है। तो इस बीजगणितीय योग बता रहा है सभी धाराओं का। आई किसका प्रदर्शिता है, धारा का, ठीक है। तो आई धारा है, यानी कि सभी धाराओं के बीजगणितीय योग क्या होते हैं, शून्य होते हैं, ठीक है। ये चीजें बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है, इसे समझ लीजिएगा। छोटी क्लासों में भी आपने सीखा होगा, ठीक है। तो इतनी चीज आपने समझ लिया कि इन सभी धाराओं का जो योगफल होगा, बीजगणितीय योग होगा, वो हमारा शून्य के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा प्रथम नियम कहता है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं। चलिए अब देखते हैं नोट में कुछ चीजें हम समझते हैं थोड़ी सी, ठीक है। देखिए नोट में आपको क्या समझना है, यहाँ पे इस फिगर में ही सब कुछ समझा देंगे आपको, ठीक है। संधि की ओर आने वाली रेखाएं धनात्मक होती हैं और संधि से दूर जाने वाली रेखाएं ऋणात्मक होती हैं। इतनी बातें तो समझ लीजिए कि सभी संधि है यह, और यहाँ से सारी रेखाएं कुछ जाती हैं कुछ आती हैं। तो जो रेखाएं आने वाली होती हैं उन्हें हम धनात्मक से डिनोट करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। और जो जाने वाली रेखाएं होती हैं उन्हें हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे I1 है ना, I1 को देखेंगे। I1 जो धारा है ये जा रही है संधि की, देखिए संधि की ओर क्या कर रही है, आ रही है, ठीक है। ये संधि है, संधि की तरफ आ रही है, तो इसे हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो I1 लिखेंगे आधान में। अब देखिए I2 धारा कहाँ है, I2 धारा ये है, ये क्या कर रही है, इस संधि से दूर जा रही है, तो इसे हम माइनस I2 लिखेंगे, ठीक है, माइनस I2, ठीक है। इस प्रकार से फिर प्लस, अब देखिए अब I3 को देखेंगे, तो I3 क्या हो रहा है, इस संधि से दूर जा रहा है, तो इसे भी हम माइनस I3 लिखेंगे, माइनस I3 प्लस। और फिर I4 क्या हो रहा है, इससे दूर जा रहा है, तो इसे भी हम माइनस I4 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस I3 माइनस I4। और फिर प्लस I5 भी बाहर जा रहा है, तो इसे भी माइनस I5 लिखेंगे। और I6 क्या हो रहा है, I6 देख सकते हैं कि आप इसे संधि के अंदर आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो संधि की तरफ आ रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, प्लस का I4 से I6 से डिनोट करेंगे, ठीक है। I6 लिखेंगे। प्लस में I7 क्या हो रहा है, संधि की तरफ आ रहा है, तो इसे हम प्लस I7 लिखेंगे, ठीक है। और इन सबका योग जो है, सबका योग हमने किया, और जो जा रही थी रेखाएं बाहर निकल रही थी संधि से, उसे हमने माइनस से, और जो आ रही थी संधि की तरफ उसे हमने प्लस से डिनोट कर दिया। बराबर में इसके जीरो लिख देंगे, क्योंकि इसका नियम यही कहता है, ठीक है। प्रथम नियम के अनुसार सभी जो रेखाएं सभी धाराएं जो होती हैं उनका जो बीजगणितीय योग होता है वो जीरो होता है, तो सभी बीजगणितीय योग क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसमें हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हम इसमें अपना मैथमेटिकल कुछ चीजें लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, जितने भी माइनस वाले टर्म है इसको हम उधर भेज देते हैं ताकि वो प्लस में हो जाए, ठीक है। और जितने भी प्लस वाले हैं वो इधर ही रखते हैं। तो देखिए I1 I6 और I7 ये प्लस वाले हैं, और ये सारे क्या हैं, माइनस वाले हैं। तो देखिए I1 प्लस I6 प्लस I7 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसको बराबर में करेंगे। तो आपने बहुपद में पढ़ाई होगा, बहुपद चैप्टर तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा ये सब चीजें, ठीक है। तो इनको हम पक्षांतर कर देंगे, जो माइनस वाले हैं, तो माइनस वाले पक्षांतर करेंगे, तो I2 I3 I4 I5 ये माइनस वाले हैं, इनको पक्षांतर करेंगे तो इधर आके प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। तो ये हमारा जो सूत्र होता है इस प्रकार से निकल के आता है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप चीजें अच्छे समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही आसानी होती है, ठीक है। तो चलिए अब ये हो गया हमारा प्रथम नियम, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं द्वितीय नियम के बारे में, ठीक है। तो इनका द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, देखिए इसको समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसे हम विभव का नियम भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं KVL, ठीक है। अब देखिए इसका जो हमारा स्टेटमेंट है क्या कहता है, किसी भी बंद लूप में समस्त विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उसमें क्या होता था, प्रथम नियम में जो धारा नियम था उसमें समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता था, लेकिन इसमें समस्त विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो जिसमें समस्त विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होगा उसे हम विभव नियम कहेंगे, और जिसमें धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा उसे हम क्या कहेंगे, धारा नियम। यानी कि वो प्रथम नियम है, ये द्वितीय नियम है इनका किरचॉफ का, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए, ये तो चीजें आपने समझ लिया कि समस्त विभवों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। जैसे V1 V2 V3 प्लस सारा मिलकर क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट इसमें समझना है आपको, ठीक है। धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध के सिरों का विभव क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। धारा की दिशा में इसको समझिएगा, देखिए यहाँ पे एक प्रतिरोध है और धारा की दिशा में इधर जा रहा है ना, धारा की दिशा में ये धारा है, धारा की दिशा क्या है, इधर है। तो अगर इस दिशा में चलते हैं तो इसके सिरों का जो विभव होता है, V होता है, वो क्या हो जाता है, हमारा निगेटिव हो जाता है। क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, समझ गए, निगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर इस धारा के विपरीत दिशा में जाया जाए, इस धारा के विपरीत इधर चलें, ये धारा की दिशा इधर है, धारा के विपरीत दिशा में चलें, तो V बराबर हमारा क्या आता है, जो विभव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। जो विभव होता है पॉजिटिव हो जाता है। बस इतनी सी चीज़ आपको समझनी है। और एक चीज़ देखिए, एक बार और समझ लीजिए इसको, ठीक है। अगर धारा की दिशा इधर है, तो अगर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तब इसका मान जो होगा निगेटिव होगा, भी जो वोल्टेज होगा, जो विभव होगा वो निगेटिव होगा। लेकिन अगर धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, धारा इधर है और इधर जा रहे हैं, इस दिशा में चलने पर जो प्रतिरोध के सिरों का विभव होगा वो V बराबर हमारा धनात्मक पॉजिटिव आएगा, ठीक है।
पॉजिटिव आएगा। इतनी चीजें आपको समझनी है। अब देखिए जैसा कि इसमें होता था इस बैटरी में, जैसे कि ई है यहाँ पे, मान लीजिए कि ये विद्युत वाहक बल है, तो विद्युत वाहक बल में क्या होता था कि अगर विद्युत वाहक बल में इसमें धारा की दिशा किधर है, इधर है, क्योंकि ये बड़ा वाला है, यानी कि प्लस साइन है और प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, तो प्लस टर्मिनल की तरफ ये जा रहे हैं, तो प्लस की तरफ चलने पर जो भी का मान होता था वो हमारा प्लस ही हो जाता था, और माइनस की तरफ चलने पर, यहाँ पे माइनस की तरफ चलने पर हमारा जो भी का मान होता था वो हमारा क्या हो जाता था, भी बराबर माइनस का ऋणात्मक आ जाता था और भी बराबर पॉजिटिव धनात्मक आ जाता था। तो ये बात आपने समझ लिया कि इसमें क्या होता है कि प्रतिरोधों के सिरों के विभव क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो आशा करता हूं आपको दोस्तों अच्छे समझ में आ गया, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, कूलाम का नियम आपको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम इस डायग्राम की मदद से कूलाम का नियम लिखकर दिखाएंगे और इस डायग्राम की ही मदद से इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। देखिए, कूलाम का नियम लिखने के लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आर दूरी पर दो पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। देखिए, पॉइंट ए पर Q1 आवेश रखा है और पॉइंट बी पर Q2 आवेश रखा है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर है, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों आवेशों के बीच दो प्रकार के बल लगेंगे, आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस डायग्राम से आपको दो समीकरण लिखने होंगे। इसमें जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगा है, ठीक है, उसके लिए दो समीकरण लिखने होंगे, जैसे कि F फॉर फोर्स, ठीक है, यानी कि F समानुपाती Q1 into Q2, यानी कि जो Q1 आवेश है और Q2 आवेश है वो इन दोनों का जो गुणनफल है वो इसके बल के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरी समीकरण में जो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो समीकरण आपने लिख ली, ठीक है। यानी कि जो Q1 Q2 आवेश का जो गुणनफल है, ठीक है, यानी Q1 Q2 आवेश का गुणनफल जो है वो बल के समानुपाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो Q1 Q2 आवेश के गुणनफल के जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो समीकरण है। देखिए, इन दो समीकरण से किस प्रकार से इसका नियम लिखेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, इन दोनों स्तर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगा है, ठीक है। तो देखिए, नियम में किस प्रकार से लिखेंगे, दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी कि दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यही हमने नियम लिखा है, दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो हमने समीकरण 1 व 2 लिखी है, ठीक है, जो समीकरण 1 व 2 है इसको हम हल करेंगे, ठीक है। यानी कि आप देखिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से अतः लिखेंगे और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं F और फोर्स जो है ये, इसको इसी प्रकार से लिख लेंगे F, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये समानुपाती का चिन्ह इस प्रकार से लिख देंगे, जो Q1 Q2 है इसको इसी प्रकार से लिख देंगे Q1 Q2, ठीक है। इसके अपॉन में देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/r² है, तो इसके अपॉन में ही r² लिख देंगे। उसके बाद देखिए, F को इसी प्रकार से लिख लेंगे और ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि समानुपाती का चिन्ह को हटाकर एक कांस्टेंट आ जाएगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r² को इसी प्रकार से लिख देंगे इनटू में Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। उसके बाद देखिए, जो ये K है ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम नहीं लिखेंगे, आप इसी प्रकार से लिख देंगे K इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो K कांस्टेंट है इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे 1/4/ε0, ठीक है। और बाकी हम सेम लिखेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहां में करके लिखेंगे, यानी कि F इक्वल टू K के स्थान पर 1/4/ε0 और बाकी Q1 Q2 अपॉन r² इसको सेम लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे और इसका मात्रक भी लिखेंगे न्यूटन, ठीक है। यानी कि बल का मात्रक क्या होता है, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो ε0 है ये क्या है और 1/4/ε0 की वैल्यू क्या है और ε0 की वैल्यू क्या है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा हेयर में ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, जो ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता है, और 1/4/ε0 की जो वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए, ε0 की जो वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, कूलम का नियम आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।